नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश की हो या फिर दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर राजनीति या यूं कहे कि जो सियासत है वो इस समय चरम पर है। लगातार टीएमसी का सिग्नेचर कारण अब ममता के घर सीआईडी पहुंच चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। आखिर ये क्या है पूरा सिग्नेचर वाला मामला, फर्जी सिग्नेचर का जो पूरा मामला सामने है, इसको लेकर कैसे इस समय ममता बनर्जी और साथ ही जो उनके साथ के लोग हैं वो किस तरीके से घिरते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकर पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बगावत इस समय देखने को मिल रही है और पाक सेना ने वहां पर मौत बांटी है, फायरिंग वहां पर की है। तो ऐसे में हिंसा वहां पर होती हुई नजर आई। आखिर ये क्या है पूरा मामला, क्यों पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग बगावत करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, क्यों सड़कों पर वो उतरे हुए हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से बंगाल की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की मुश्किलें जो कम तो हो नहीं रही बल्कि उल्टा बढ़ती ही जा रही हैं। और जिस फर्जी सिग्नेचर को लेकर पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, अब उसकी जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों की गूंज अब सीधे कालीघाट तक पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी के आवास तक। और ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी ने दस्तक दे दी है, जहां 13 विधायकों के सिग्नेचर फर्जी होने का दावा, टीएमसी के भीतर में उठे सवाल और अभिषेक बनर्जी को नोटिस और साथ ही अब कालीघाट में सीआईडी। अब आखिर फर्जी सिग्नेचर की पूरी कहानी क्या है और सीआईडी को क्या कुछ सुराग मिले हैं और इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ेंगी दीदी की मुश्किलें। तो जी हां, ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो इस समय कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बंगाल में सियासी घमासान इस वक्त मच गया है। और साथ ही ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है, जहां फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर ये टीम पहुंची है और ये जांच हो रही है, जहां ऋतव्रत और साथ ही संदीपन ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी और टीएमसी ने इस जांच का हालांकि विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो सीआईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है ममता बनर्जी के घर पर। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अभिषेक बनर्जी को कई बार नोटिस दिया गया है कि वो जाए और सीआईडी के सामने अपनी बातें रखें, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद में सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर पहुंचती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 13 विधायकों के फर्जी साइन का आरोप है इसमें, जिसमें से 2 विधायकों की शिकायत पर अब ये जांच शुरू हुई, जिसमें कई और टीएमसी विधायकों से अभी पूछताछ भी होनी है और कुछ लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है। अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी इसमें दिया गया है। अभिषेक बनर्जी को एक बार नहीं बल्कि कई बार नोटिस दिया गया। करीब 4 नोटिस के बावजूद अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश ही नहीं हुए और कोर्ट में अब मामला लंबित होने का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन फर्जी साइन का जो पूरा विवाद है उसकी क्या टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या हुआ है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दें 4 मई जब चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई थी, जिस दिन नतीजे आए थे, जिसके बाद 6 मई को अभिषेक के खिलाफ असंतोष के सुर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर सुनाई दिए गए। और 6 के बाद में सीधा 19 मई जब ऋतव्रत और संदीपन के जहांगीर पर सवाल उठाए गए। 22 मई को ऋतव्रत की मुख्यमंत्री शुभेंदु से मुलाकात हुई और 25 मई को फर्जी साइन विवाद सामने आया इस पूरे मामले को लेकर और 27 मई को स्पीकर से जांच की औपचारिक मांग की गई कि आखिर ये फर्जी साइन किसने किए। 28 मई को इस पूरे मामले पर आधिकारिक जांच जो है वो शुरू हुई और 28 बाद में 29 से अगले दिन सीआईडी के विधायकों से पूछताछ, सीआईडी ने कई विधायकों से पूछताछ की इस पूरे मामले को लेकर और फिर उसके बाद में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ
और इस ये भीड़ ने हमला किया था अभिषेक बनर्जी पर, जिसके बाद में अंदरूनी कला निकलकर सामने आई। ममता की बैठक से विधायक नदारद रहे, क्योंकि 4 मई के बाद में जितनी बैठकें ममता बनर्जी की तरफ से की गई उसमें विधायकों की संख्या जो है वो धीरे धीरे करके घटती गई और 1 जून को ऋतव्रत और साथी संदीपन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 2 जून को टीएमसी ने स्पीकर को जो नए दस्तावेज हैं वो सौंप दिए, जिसके बाद 3 जून को 58 विधायकों का ऋतव्रत के समर्थन में पत्र सामने आया और 8 जून को अभिषेक के घर पर तीसरी बार सीआईडी की टीम पहुंची थी उनको नोटिस देने के लिए, और 9 जून यानी कि बीते कल जांच के लिए ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को 4 बार नोटिस जारी किया है, लेकिन एक बार भी अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए और हर बार अलग अलग बहाने लगाते हुए वो नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, फर्जी हस्ताक्षर का ये पूरा मामला लेकिन टीएमसी लगातार घिर रही है और खासतौर पर ममता बनर्जी जिनकी मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है, और अब फर्जी हस्ताक्षर में सीआईडी की टीम उनके घर पर दरवाजे पर दस्तक देती नजर आई। सौरभ, कृतिका, गिरने का कारण यही है कि ममता बनर्जी जिस घर पर, जिस आंगन पर सीआईडी पहुंची थी, उसी आंगन पर 6 मई को वो बैठक हुआ था, जिस बैठक से अभिषेक बनर्जी की लेटर हेड में साइन में सिग्नेचर में जिसमें दावा किया गया था कि संबंध चट्टोपाध्याय को वो यूएनओपी मांगते हैं, डिप्टी लीडर असीमा पात्र, नैना बंदोपाध्याय और चीफ व्हिप फिराद हाकिम है। लेकिन ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह ने स्पीकर रविंद्रनाथ घोष के लिखित तरीके से ये जानकारी दी कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं था, और उसमें से जो 13 विधायकों का सिग्नेचर है वो 13 विधायकों का सिग्नेचर फर्जी है। अब ऋतव्रत और संदीपन ने ये कहा था, तो जब इसको हेयर स्टेट थाना में कंप्लेन किया था, फिर तब वो दोनों टीएमसी में थे, तो ये जब कंप्लेन थाने में हुआ, थाने में वो कंप्लेन के बाद सीआईडी ने जांच की भार लिया और बोलपुर के चंद्रनाथ सिन्हा, कैनिंग पश्चिम के बहारुल इस्लाम, हावड़ा मध्य के अरूप राय, नैना बंदोपाध्याय चौरंगी के बेलेघाटा के कुणाल घोष, ये सारे विधायकों के पास सीआईडी पहुंची और एक एक करके बहारुल इस्लाम जो है, चंद्रनाथ सिन्हा जो है, उनकी जो बयान, अरूप राय उनकी जो बयान आया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो सिग्नेचर उनका है ही नहीं, उसमें से ब्लॉक लेटर में नाम लिखा गया। तो सवाल ये था कि अपने ही दल की विधायकों की कौन नकल करता है और क्यों नकल करेगा, और इसी के चलते उस घर पर बैठक हुआ था। तो इसी के लिए वहां पर ममता बनर्जी की आंगन तक सीआईडी पहुंच गई। जब वो पहुंच रही थी तब उनको पहले सुभाषित चक्रवर्ती जो सांसद थे और अभी चुनाव में बेहाला पश्चिम से कंटेस्ट किए हैं और वो हारे हैं, उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पास आदेश नहीं है आपको अंदर जाने के लिए। तो सीआईडी के अधिकारी ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में बाधा दे रहे हो, आप समझ रहे हो इसकी बात क्या है। तो फिर कुछ फोन में बात हुआ और बात होने के बाद सीआईडी के जो अधिकारी थे वहां पर वो अंदर गए और 2 घंटे रहे, और 2 घंटे रहने के बाद उनकी जो कार्रवाई थी, कार्रवाई करके निकल गया और फिर कालीघाट थाना में उन लोगों ने जानकारी दी। लेकिन ये जो पूरा जो मामला है, इस मामले से आप मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, अपनी ही पार्टी की, अपनी विधायकों की हस्ताक्षर नकल करना पड़ रहा है किशोर तृणमूल के जो शीर्ष नेतृत्व है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को। तो इसी के चलते सवाल उठ रहे, तृणमूल टूटने का कारण क्या है? तृणमूल टूटने का कारण है कि अपने ही लोगों पर ये अविश्वास का वातावरण। कृतिका, इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल और सौरभ, अभिषेक बनर्जी को 4 बार नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं, क्या अब पेश होने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है? कब तक वो पेश होंगे? लेकिन कुछ ही देर में कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी जो याचिका है, उसकी याचिका के ऊपर आज सुनवाई भी है। आज 10 तारीख है, आज सुनवाई का डेट था, तो आज सुनवाई होगा कुछ ही देर में और तभी पता चलेगा कि अदालत से उनको राहत मिलती है या नहीं। और इसी के चलते सीआईडी की तरफ से और एक जो कल जो चौथी जो नोटिस उनको सर्व किया गया है, उसमें से उनको कल हाजिरा देना है, तो गुरुवार को उनको हाजिरा देना है। तो उससे पहले आज पता चल जाएगा कि अदालत से अभिषेक बनर्जी को राहत मिलती है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी और साथ ही आज जो सुनवाई होनी है उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। इसी के साथ रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अगली महत्वपूर्ण खबर उन्नाव से, जहां एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। दिन दहाड़े मंदिर परिसर में रह रहे एक साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, गुस्सा है वहां पर रहने वाले लोगों में, और कई तरह की चर्चाएं भी इस समय तेज हो चुकी हैं।
हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या है और आरोपी कौन है, इसका जवाब अभी जांच के दायरे में ही है। और ऐसे में अफवाहों और साथ ही दावों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर साधु की हत्या किसने और क्यों की। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है और इस मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं उन्नाव में साधु की हत्या। तो धारदार हथियार से साधु की हत्या की गई, जहां उन्नाव में और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साधु की दिन दहाड़े हत्या की गई है। जिसके बाद घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बाबा की हत्या की गई। बाबा मिलन दास के रूप में मृतक की पहचान हुई है और इसके साथ ही निर्माणाधीन मंदिर में ये बाबा रह रहे थे। इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। मिलन दास और इसके साथ ही शत विशत अवस्था में उनका शव मिला और शरीर पर तेज जो धारदार हथियार या यूं कहे कि जो चाकू है, चाकू से हमले के कई सारे निशान भी मिले हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही लोगों ने हरदोई उन्नाव मार्ग पर जाम भी लगाए। तो लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। अब इस साधु की हत्या के बाद में लोगों में काफी गुस्सा है और उनके घर पर मातम भी पसरा हुआ। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन चारों तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल इस समय उठ रहा है कि आखिर साधु की हत्या किसने की और क्यों की। क्योंकि साधु की हत्या से सनसनी तो है ही, लेकिन लोगों में, जो वहां के आसपास के लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उनके घर की तस्वीर, जहां पर जो परिवारजन है उनके, उनमें काफी मातम। और तीसरी तस्वीर में पुलिस इस समय जांच में जुटी है और इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर उनकी पूछताछ भी की जा रही है। और वहीं सड़क पर जाम की स्थिति भी प्रदर्शनकारियों ने बनाई है। इसके साथ ही 3 लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, जहां मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का ये मुकदमा भी दर्ज किया गया। और इन 3 लोगों की अगर हम बात करें, जिसमें एक नाम है लल्ली का, इजराइल, यामीन, शीनू और शफी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ने लल्ली, शफी और यामीन को इस समय हिरासत में भी ले लिया। यानी कि 5 लोगों का नाम था, लेकिन 5 में से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की तलाश इस समय पुलिस कर रही है। खुद SSP JP सिंह ने कई टीमें गठित की हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और पुलिस और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने जांच भी इस पूरे मामले की शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई, उस घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी इस समय खंगाल रही है और जांच हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो फिलहाल 5 लोगों के नामों को लेकर FIR दर्ज की गई, जिनमें से 3 को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है और 2 की तलाश भी अभी बाकी है। साधु की हत्या के संबंध में बांगरमऊ के CO संतोष कुमार सिंह ने आखिर किस तरीके से और क्या कुछ जानकारी दी है, इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बांगरमऊ के जो CEO हैं, उन्होंने खुद इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी हर एंगल से पुलिस इस समय जांच कर रही है। कई टीमें गठित भी की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और बाकियों की तलाश भी इस समय की जा रही है, जिनका नाम FIR में है। जी बिल्कुल, 3 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी है इजराइल, उसके पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस की तरफ से कई टीमें बनाई गई हैं और इन लोगों की जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर और इजराइल के घर वालों से पूछताछ की जाएगी और उसको जल्द से जल्द पुलिस ने कहा है धर दबोचा जाएगा। बिल्कुल ये मामला है क्योंकि आसपास के जो लोग थे उस गांव के काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि बाबा जो थे, ये बाबा मिलन दास, वो पुजारी थे, महंत थे और पूजा पाठ का काम करते थे। जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है शुरुआती में कि इनका इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। इनसे जो है कई बार इनको डराया और धमकाया जाता था उन लोगों के द्वारा, खासतौर से जब तब की सुबह वह मंदिर के कार्य में कुछ भक्ति के गीत लगा देते थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराजगी थी उस गांव के लोगों की। तो इन लोगों ने जिस तरीके से कल हत्या की, वो हत्या का तरीका जो था कि पेट में चाकू
गोद कर हत्या की गई। तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना है ये। जिस तरीके से एक पुजारी को मारा जाता है, ये बड़ी बात है और इस घटना पे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी पुलिस लगातार जारी है, टीमें बना चुकी है और जल्द ही मुख्य आरोपी इजराइल की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस अंजाम के पीछे का कारण अभी तक कुछ पता लग पाया है? देखिए, अभी कारण तो पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन जो वहां से जानकारी मिली है कि बाबा मिलन दास मंदिर में पूजा पाठ का काम करते थे। एक मंदिर निर्माणाधीन था, वहां पे वो भक्ति के गीत सुबह सुबह लगा देते थे, लेकिन वहां पे कुछ कट्टरपंथी लोगों को इससे ऐतराज था। वो कहते थे कि इन आवाज़ों सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही कई बार शाम टाइम, रात टाइम इनके साथ गाली गलौज करके कुछ युवक निकल जाते थे, लेकिन वो बाबा थे, संत थे, वो उसका जवाब नहीं देते थे। लेकिन कल जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, स्थानीय सभासद के घर बैठे थे, बातचीत चल रही थी, पीछे से इनके ऊपर वार कर दिया गया और चाकू से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई। तो इसके बाद काफी ज्यादा उस पूरे इलाके के लोग भी दहशत में हैं, दुखी हैं और इस मामले पर न्याय चाहते हैं कि इन जैसे लोग जो बेदर्दी से हत्या की है, कट्टरपंथी सोच वाले लोग, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। सबकी यही डिमांड है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और न्यूज़ मंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और इसी के साथ न्यूज़ मंच में आगे बढ़ते और रुक करते हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात पाकिस्तान की, जहां जनता इस समय सड़क पर है और पाकिस्तान की सत्ता कटघरे में। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में हालात इस वक्त बेकाबू हैं। सड़कें सुलग रही हैं, लोगों में गुस्सा है और सत्ता सवालों के घेरे में। रावलकोट में से लेकर कोटली तक विरोध की आग, फायरिंग, लाठीचार्ज और हिंसा के बीच मौतों के तमाम दावे। POK में प्रदर्शनकारी इस समय सड़क पर हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं और लोग अपने अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर POK में ऐसा क्या हुआ कि जनता अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी हो गई? क्या ये सिर्फ महंगाई और बदहाल व्यवस्था का गुस्सा है या फिर राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की उस लड़ाई का विस्फोट जो सालों से दबाई जाती रही? जिस POK को पाकिस्तान दुनिया के सामने जन्नत बताता रहा है, क्या वही अब बगावत की गूंज सुनाई दे रही है? दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुलग रहा POK।
तो जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय सुलगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात इस समय बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, वहां की आम जनता पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की शोक सभा में लोग आए हुए थे और वहां पर ये गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में जो जानकारी अभी तक मिली है कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और साथ ही घायलों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 200 से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही इसमें कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और ये भी जानकारी दी गई कि वहां से 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसमें अगर हम देखें तो मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बंद का ऐलान भी किया गया और इसके साथ ही पानी प्लांदरी समेत कई क्षेत्रों में इस तरीके की प्रदर्शन और ऐसी तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं जो अपने आप में जो वहां की सत्ता है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पाक सेना का कहर ये देखने को मिला है, जहां पीओके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। संचार व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से इस वक्त प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संचार व्यवस्था के अलावा प्रदर्शनकारियों को गोली मार इस वक्त पाकिस्तानी जो सेना है वो इस वक्त गोली मार रही है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तान की सेना है उसने मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है, लोगों पर ऑटोमेटिक राइफल और साथ ही पेट्रोल बम का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई, जिसको लेकर वहां की जो सत्ता है उस पर तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से सेना को वहां पर गोलीबारी करनी पड़ी, लोगों को हिरासत में लेना पड़ा और 200 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि सेना को अपनी ही जनता पर गोलीबारी करनी पड़ी। ऐसे में पाकिस्तान पर भारत का जो रुख है वो भी इस समय काफी सख्त है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान की बर्बरता की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग भारत की तरफ से की गई और पाकिस्तान इस समय मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने भी अपना जो व्यू है वो इस समय रख दिया है, लेकिन सवाल इन सब चीजों के बाद में ये उठ रहा है कि आखिर पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, आखिर वहां पर ऐसी तस्वीर क्यों बनी, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, क्यों धधक रहा है। दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन की अगर हम बात करें तो कमेटी पर यह बैन लगाया गया, जहां पर आर्थिक राजनीतिक शिकायतों के खिलाफ प्रदर्शन और इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल लॉन्ग मार्च भी इसके विरोध में निकाला गया। नागरिक सामाजिक संगठन है JAAC जिसको बैन करने की बात कही गई, जिसके बाद में जो लोग हैं प्रदर्शनकारी वो सड़कों पर आ गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, पाकिस्तान जो हर बार हर चीज के लिए भारत के ऊपर आरोप लगाता रहा है, अब वही अपने जिस भारत के हिस्से पर उसने कब्जा कर रखा है वहां पर लोगों पर बर्बरता कर रहा है, अपनी सेना के द्वारा गोलियां बरसाई जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के अंदर समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और आज से नहीं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर समस्याएं देखिए 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने देश की जनता के हितों का ख्याल न करके वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हमेशा एक कह सकते हैं कि ब्राउनी पॉइंट लेने का, महत्वपूर्ण दिखने का प्रयास करते हैं। तो ये उनके जो हुक्मरान लोग हैं उनके अंदर का एक कॉम्प्लेक्स है और इसी कॉम्प्लेक्स के तहत वो अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, कब्जे वाला जो कश्मीर है उनके हिस्से में उन्होंने ले रखा है और उसमें जो है जो जनता की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान न देकर उसको एक रणनीतिक टूल के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। और इधर जब कमेटी ने जब आंदोलन शुरू किया, कमेटी ने जब मांग की कि वहाँ जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से आवश्यक सामानों की कमी हो रही है और जिस तरह से समस्याएं वहाँ बढ़ रही हैं, वैसी स्थिति में पाकिस्तान सरकार को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ न ध्यान देके पाकिस्तान सरकार उन पर गोलियां चला रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी का स्वाद चखा नहीं, कभी डेमोक्रेसी वहां आई नहीं, ढंग की डेमोक्रेसी। और कहने के लिए भले ही वहां चुनाव हो जाते हैं लेकिन वहां असली सत्ता जो है वहां के सेना के हाथ में रहती है और सेना अपने लिए एक सरकार चुनती है। दरअसल वहां की जनता नहीं बल्कि वहां की सेना अपने लिए सरकार चुनती है और उस सरकार के पीछे खड़ी होकर वहां की जनता को किसी तरह से जुल्म करती है। तो उसी का पूरी तरह से अभी मिल रहा है। और देखिए, एक तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इधर कल रात में पाकिस्तान ने यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर गोलीबारी की, वहां के 13 लोगों को मार दिया। लेकिन जी जिस तरीके की तस्वीर
तस्वीरें नजर आ रही है, इसको लेकर भारत की तरफ से भी साफ स्टैंड है कि भारत जो है कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है वो इस समय मानव अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भारत की तरफ से रखी गई। देखिए, निश्चित तौर पे कल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जिस तरीके से बर्बर कार्रवाइयां कर रहा है अपने देश की जनता के ऊपर और पीओके के अंदर, जो कि औपचारिक रूप से वैधानिक रूप से भारत का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अवैध कब्जा किए हुए और उसके बाद वहां तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं। तो दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, दुनिया की जो देश है, उन देशों को इस तरह के जुल्म की निंदा करनी चाहिए। और दूसरी तरफ भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने अंदर की समस्याएं सुलझानी चाहिए, न कि भारत पर तोहमत लगानी चाहिए। तो ये जो मसला है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर वो चाहता है कि पड़ोसी देश, अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पे वो गोलीबारी कर रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में गोलीबारी कर रहे हैं और भारत पे तोहमत लगा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के बयान के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही बुरी स्थिति है और पाकिस्तान की जनता मुझे लगता है कि इस बात को समझ रही है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये जो आंदोलन है वो आंदोलन पीओके के अलावा और भी जगहों पर फैलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी